Why does motion change? एक ऑब्जेक्ट जो पहले बिल्कुल रेस्ट में था वो मूव करना क्यों स्टार्ट करता है? एक मूविंग ऑब्जेक्ट कभी फास्ट और कभी स्लो क्यों होता है? और कभी कभी उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। Position, velocity and acceleration change is detected, but cause is unknown. Exactly. हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में मोशन को डिस्क्राइब करना सीखा था। हमने देखा था कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है और उसकी एक्सेलरेशन कितनी है। लेकिन अब हम एक स्टेप और डीपर जाएंगे। हम सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, हम पूछेंगे उसकी मोशन चेंज कैसे और क्यों हो रही है। व्हाट कॉजेज अ चेंज इन मोशन? फिजिक्स में किसी भी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें उसके कॉज तक जाना पड़ता है। तो मोशन के पीछे एक्चुअल कॉज क्या है? कुड इट बी अ फोर्स? आज हम इसी इनविजिबल इन्फ्लुएंस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, विच इज कॉल्ड फोर्स। चलो देखते हैं फोर्स एक्चुअली करता क्या है। फोर्स को सिर्फ एक डेफिनेशन की तरह याद करने की बजाय लेट्स इन्वेस्टिगेट इट। जैसे कि मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया, बॉल मूव करना स्टार्ट कर देती है, तो फोर्स एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकता है। अब मान लो बॉल ऑलरेडी मूव कर रही है, क्या फोर्स तब भी इम्पोर्टेंट है? बॉल की डायरेक्शन सडनली चेंज हो गई, लेकिन बैट ने उस पे फोर्स लगाया। मतलब फोर्स सिर्फ किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करता, फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट की मोशन को भी चेंज कर सकता है। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, उसकी स्पीड या डायरेक्शन चेंज कर सकता है और कुछ सिचुएशन में शेप भी चेंज कर सकता है। तो फोर्स बेसिकली पुश या पुल है। हाँ, एवरीडे लाइफ में फोर्स को पुश या पुल की फॉर्म में समझना यूजफुल है, लेकिन फोर्स को प्रॉपरली डिस्क्राइब करने के लिए एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डायरेक्शन। सपोज मैं तुमसे कहूं कि मैंने बॉक्स पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन किस डायरेक्शन में? एग्जैक्टली exactly। और मैं कहूं कि 10 न्यूटन फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, और फिर मैं कहूं कि 10 न्यूटन फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है, क्या दोनों सिचुएशन सेम होंगी? मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, और इसी वजह से इफेक्ट भी डिफरेंट हो सकता है। फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए पहली इंपॉर्टेंट चीज है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सिंपली बताता है कि फोर्स कितना स्ट्रांग है, जैसे 10 न्यूटन, 20 न्यूटन या 15 न्यूटन। जितनी मैग्नीट्यूड ज्यादा उतना फोर्स स्ट्रॉन्गर। लेकिन सिर्फ स्ट्रेंथ इनफ नहीं है, हमें ये भी बताना पड़ेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। राइट, लेफ्ट, अप या डाउन। डायरेक्शन चेंज करने से फोर्स का इफेक्ट भी चेंज हो सकता है। अब अपने सराउंडिंग को देखो। Like poles of a magnet repelling each other, or unlike poles attracting each other due to magnetic force. Like charges repelling, or unlike charges attracting each other due to electrostatic force. And अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ड्यू टू ग्रेविटी, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर सकता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में प्लेस्ड है तो लिक्विड उस पर अपवर्ड बायंट फोर्स लगा सकता है। दिस इज नोन एज बायंसी। तो हर फोर्स के केस में हमें ये सोचना है कि कितना फोर्स किस डायरेक्शन में और किस ऑब्जेक्ट पर। इसीलिए फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ती है। फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन। और याद रखो, न्यूटन का सिंबल कैपिटल एन होता है। और हम जानते हैं कि फोर्स मोशन को चेंज कर सकता है। हम ये भी जानते हैं कि फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रहे हो तो फिर ऑब्जेक्ट किस फोर्स की बात मानेगा? अब असली इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। बिकॉज समटाइम्स फोर्सेस वर्क टुगेदर एंड समटाइम दे फाइट ईच अदर। Tug of war begins. Let's find out which force wins. हमने अभी तक देखा था कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज कर सकता है, लेकिन रियल लाइफ में यूजुअली ऑब्जेक्ट पर सिर्फ एक फोर्स एक्ट नहीं करता। ऑफन एक ही ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे होते हैं। और अब हमें ये समझना है कि जब दो फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट करें तो फाइनल इफेक्ट क्या होगा। बिकॉज दोनों फोर्सेस इक्वल हैं,
लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ऐसे फोर्सेस को हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। जब फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हों और डायरेक्शन में ऑपोजिट हों तो नेट फोर्स जीरो होता है। सो बैलेंस्ड फोर्सेस में नेट फोर्स जीरो। और जब फोर्स इक्वल नहीं होते then we have unbalanced forces. In unbalanced forces net force is not equal to zero. जब फोर्सेस बैलेंस नहीं होते तो ऑब्जेक्ट पर नॉन जीरो नेट फोर्स एक्ट करता है, और अगर दो ऑपोजिट फोर्सेस अनइक्वल हैं तो नेट फोर्स उन दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होता है, और नेट फोर्स की डायरेक्शन लार्ज फोर्स की डायरेक्शन में होती है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट रूल याद रखो, ऑब्जेक्ट पर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ये देखना इनफ नहीं है। हमें देखना है कि व्हाट इज द नेट फोर्स, बिकॉज मोशन पर इम्पॉर्टेंट इफेक्ट नेट फोर्स का होता है। अब एक और मिस्ट्री, मैं इस बॉक्स को पुश करती हूँ, आपने फोर्स लगाया, फिर बॉक्स मूव क्यों नहीं हुआ? बिकॉज हम एक इम्पॉर्टेंट फोर्स को इग्नोर कर रहे थे। जब मैं बॉक्स को फॉरवर्ड पुश करती हूँ, सरफेस और बॉक्स के कांटेक्ट के कारण फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है, और फ्रिक्शन मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, नेट फोर्स जीरो, इसलिए बॉक्स की मोशन चेंज नहीं होती। लेकिन जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन इज ग्रेटर होती है तो फोर्स बैलेंस नहीं कर रहे। तो फ्रिक्शन तो समझ आ गया, बट कैन वी एक्चुअली सी इट्स इफेक्ट? दैट्स एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू टेस्ट। अब हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे। 4 कॉइन्स को स्टैक करेंगे और उन्हें टेप से सिक्योर कर देंगे। अब हम इन कॉइन्स को डिफरेंट सरफेसेस पर टेस्ट करेंगे, दैट इज वुड, लैमिनेटेड सरफेस एंड पॉलिश मार्बल और टाइल सीमेंटेड फ्लोर। हम रबर बैंड को सेम अमाउंट तक स्ट्रेच करेंगे, फिर कॉइन्स को रिलीज करेंगे एंड देन ऑब्जर्व केयरफुली। ऑन वुडन सरफेस कॉइन्स मूव कर रहे हैं बट ग्रेजुअली स्लो हो रहे हैं। एग्जैक्टली रबर बैंड ने कॉइन्स को फॉरवर्ड पुश किया, लेकिन जैसे ही कॉइन्स रबर बैंड से कांटेक्ट लूज करते हैं, रबर बैंड का फोर्स डिसअपियर हो जाता है और फ्रिक्शन अब भी एक्ट कर रहा है, और फ्रिक्शन मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसीलिए कॉइन्स की वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होती है और फाइनली कॉइन्स रेस्ट में आ जाते हैं। लेकिन अब सेम एक्सपेरिमेंट को एक डिफरेंट सरफेस पर रिपीट करते हैं। सेम कॉइन, सेम रबर बैंड, सेम स्ट्रेच, बस सरफेस चेंज की। ये पहले से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। अब पॉलिश सरफेस पर ट्राई करते हैं। दे ट्रेवल इवन फर्दर, और भी ज्यादा। एग्जैक्टली तो अगर सेटअप ऑलमोस्ट सेम था, फिर डिफरेंस कहाँ आ रहा है? The difference is in surface. Exactly. Different surfaces produce different amounts of friction. The experiment reports that on laminated and then poly surfaces, the coins travel farther and their velocity decreases more slowly. More friction, coins stop sooner on the wood. On laminated, less frictions, coins travel further, and on polish, even less friction, coins travel farther. अब हम एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन देख सकते हैं। जब फ्रिक्शन ज्यादा होता है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फास्टर डिक्रीज होती है, और जब फ्रिक्शन कम होता है वेलोसिटी मोर स्लोअर डिक्रीज होती है। इसीलिए ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो आज हमने एक सिंपल रॉक से शुरू किया। इक्वल फोर्सेस ने हमें दिखाया बैलेंस फोर्स, अनइक्वल फोर्सेस ने हमें दिखाया नेट फोर्स, और एक सिंपल बॉक्स ने हमें इंट्रोड्यूस कराया फ्रिक्शन। फिर कॉइन्स ने हमें प्रूव करके दिखाया कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। लेकिन अब एक और फैसिनेटिंग क्वेश्चन है, व्हाट इफ फ्रिक्शन कंप्लीटली डिसअपियर्स? अगर फ्रिक्शन जीरो हो जाए तो क्या मूविंग ऑब्जेक्ट कभी रुकेगा? लेट्स फाइंड आउट। You have traveled quite distance. I need some advice. Why did it fall? Like, share, and subscribe to AK Physics 47.